हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या जीवाणु। दोस्तों, बैक्टीरिया होता क्या है? बैक्टीरिया दोस्तों एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही टिपिकल लाइफ स्पेंड करता है। बहुत ही टिपिकल लाइफ का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि यह जीवन के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक हो या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, जितनी भी एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, वो सारी एक्टिविटी यह एक सेल के अंदर ही कंप्लीट करता है। जैसा कि बताया गया कि यह एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक शब्द को अगर हम समझेंगे दोस्तों, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। पहला है प्रो, दूसरा है कैरियोट्स। दोस्तों, प्रोकैरियोट का मतलब पहले समझने की कोशिश करेंगे। प्रोकैरियोट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दोनों ही ग्रीक वर्ड है। पहला है प्रो। प्रो का मतलब होता है दोस्तों प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कह दो या बिफोर कह दो, या फिर इसको कह सकते हो प्रीवियस। दूसरा शब्द है दोस्तों कैरियोट्स। कैरियोट्स बना है दोस्तों कैरियोन से। कैरियोन ग्रीक वर्ड है और कैरियोन का मतलब होता है दोस्तों न्यूक्लियस। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो फिर आपको यह चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आखिर प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ एक सेल बना दिया और ये सेल है हमारा प्रोकैरियोट, ठीक। और यहाँ हमने एक और सेल बना दिया, ये है हम सारा यूकैरियोट, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। पहले हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, ठीक। दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल में वो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि गाल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब और भी जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो भी सिंगल नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को एक नाम दे देते हैं न्यूक्लियस, ठीक। और इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाता है। अगर वहीं हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें पहली चीज यह है कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सारे नहीं होते इसमें, ठीक है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ठीक। ये ऐसे जो है साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। तो इसको यहाँ पर न्यूक्लियस ना कह के दोस्तों इनको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, उसको कहा जाता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि आखिर यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक में देख रहे हैं आप कितना प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए यहाँ हम इसको न्यूक्लियस ना कह के बल्कि न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा आखिर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों, वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस ना होकर न्यूक्लियोइड होता है, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा और भी जितने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, लेकिन उससे पहले हम बैक्टीरिया का थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, बैक्टीरिया की डिस्कवरी सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी 1676 में दांत के स्कम पर। अब आप सोचेंगे कि दांत का स्कम क्या चीज है। दोस्तों, आप अपने दांत पर देखेंगे तो इसके ऊपर एक हल्का सा चिपचिपा लेयर लगा रहता है, ठीक है। उस लेयर को कहा जाता है दोस्तों स्कम। तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने
उसी स्कंप पर जो है इन्होंने खुद के द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और इन्होंने इसका नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स। ठीक है। इनके बाद दोस्तों एक साइंटिस्ट आए क्रिश्चियन गॉटफ्रेड एरनबर्ग। 1838 में इन्होंने सबसे पहले एनिमलक्यूल्स का नामकरण करके इसका नाम दे दिया बैक्टीरियम। इसको इन्होंने एक नया नाम दे दिया बैक्टीरियम। ठीक है। इनके बाद लुईस पास्चर आए। लुईस पास्चर का टाइम पीरियड 1822 से लेकर 1895 तक था और इन्होंने फर्मेंटेशन पर बहुत काम किया और इसके बाद इन्होंने एक पास्चुराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। फिर रॉबर्ट कोच साहब आए। इनका टाइम पीरियड 1843 से लेकर 1910 के बीच रहा। इन्होंने पशुओं पे एंथ्रेक्स डिसीज जो होती है उसका रिलेशन बताया बैक्टीरिया से। और ह्यूमंस में अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, जिसे हम टीबी कहते हैं, कॉलरा की बात करें, ये दोनों ही बहुत खतरनाक बीमारी हैं। ठीक है। अगर हम इन बीमारियों की बात करें तो ये बीमारी भी इन्होंने बैक्टीरिया से ही इसका रिलेशन बताया। इन्होंने कहा कि ये सारी जो बीमारी हैं, एंथ्रेक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, ये सारी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है। और इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया था। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कोच पास्चुलेट। दोस्तों रॉबर्ट कोच साहब को बैक्टीरिया पर काम करने के लिए इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस का जो डिस्कवरी की थी और इन्होंने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस डिसीज जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसकी डिस्कवरी करने के लिए इन्हें मेडिकल या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में सन 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्ल जोसेफ इवर्थ आए। इन्होंने 1879 में 1879 में जो है इन्होंने टाइफाइड फीवर का संबंध भी बैक्टीरिया से बताया। इन्होंने कहा जो टाइफाइड फीवर होता है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब आए। ये भी बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। 1922 में इन्होंने कहा कि जो सलाइवा होता है, टीयर होता है, आंखों के आंसू जो होते हैं, पसीना होता है, उनमें कुछ एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ऐसी चीज, इनमें कुछ ऐसा होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है। और 1928 में ये जो है स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे और फिर उनका कल्चर मीडिया जो उनका ब्रोथ था वो कहीं न कहीं से पेनिसिलियम से इन्फेक्टेड हो गया और फिर ये देखा गया कि उनका जो स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया का कल्चर जो है सही से ग्रोथ नहीं हुआ और वहाँ पर जो है पेनिसिलियम फंगस का ग्रोथ ज़्यादा हो गया। तो इनको वहाँ से पता चला कि जो पेनिसिलियम जो फंगस है ये इसमें भी एंटी बैक्टीरियल गुण है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो फिर इनको वहाँ से अचानक डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की। ठीक है। तो इन्होंने जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है ये पेनिसिलियम के इस एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का नाम रख दिया पेनिसिलिन। ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जो पेनिसिलिन होती है वो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नाम की स्पीसीज से प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसके बाद 1928 में एक और साइंटिस्ट आए, ग्रिफिथ। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया का सेल फ्री नेक्ड डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर जाता है और वहाँ जाकर लक्षण प्रकट करता है। इन्होंने दोस्तों डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नाम की एक बैक्टीरिया है जो कि न्यूमोनिया डिसीज का पैथोजन होता है। इन्होंने इस पर बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों ये था बैक्टीरिया का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया को डिटेल से। दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने बैक्टीरिया के हैबिट और हैबिटेट के बेसिस में बेसिक क्लासिफिकेशन किया है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, अगर हम एंटायर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सारे बैक्टीरिया को सिर्फ हमने दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। पहला है यू बैक्टीरिया। ठीक है। यू बैक्टीरिया जिसको हम एडवांस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है। ये सर्वव्यापी होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। दूसरा है दोस्तों आर्की बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये उन स्थानों पर मिलता है जहां पर यू बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन पे। ठीक है। इसके ऊपर हमने बाकायदा रील बना रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक। अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया को तो यू बैक्टीरिया को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाइड कर दिया है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दोस्तों इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। तो साइनोबैक्टीरिया पर भी दोस्तों हम आगे चल के आपको इसमें क्लास इस पर वीडियो बना देंगे। फिलहाल चलते हैं दोस्तों बैक्टीरिया पे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर्स की बात करें तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है।
इसकी सेल वॉल बनी होती दोस्तों एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, वो सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और बहुत सारे। ठीक है, डीएनए इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है। इसके सरफेस पे पिलाई या फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फ्लैजेला होता है दोस्तों इसके मूवमेंट के लिए, और पिलाई होता है इसके होस्ट से इंटरेक्ट करने के लिए या इसमें रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करेंगे दोस्तों रिप्रोडक्शन का, इसमें रिप्रोडक्शन जो है तीनों प्रकार से होता है, सेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। इसके बाद दोस्तों हम रेस्पिरेशन की बात करें तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी होता है और हेटरोट्रोफिक भी होता है। दोस्तों ये है बैक्टीरिया के कॉमन कैरेक्टर्स।